जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आपके परिवार सक्सेस मंत्रा 2.0 में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, क्लास की इस श्रृंखला में आज क्लास की एक धमाकेदार प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। भाग 1 पहले पढ़ाया जा चुका है, ये भाग 2 है, यानी क्लास दूसरा है ये। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को ठीक है डॉट 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 की समानता का वचन देता है। यानी भारतीय संविधान अपने नागरिकों को भरने के लिए है कि समानता का वचन देता है। पहला है अभिव्यक्ति और विश्वास की समानता का वचन देता है। बी है हैसियत और अवसर की। सी ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की। डी ऑप्शन है अवसर और अभिव्यक्ति की। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर नंबर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर जो सही रहेगा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर यानी हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। दोस्तों, हैसियत का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हैसियत से मीन्स है प्रतिष्ठा। क्या है? प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा। हैसियत मतलब प्रतिष्ठा। और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद जो है 14 से 18 में उल्लिखित है कि यह कहाँ से लिया गया है। यह जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनमें से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। यानी कहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज। सी ऑप्शन है प्रस्तावना। और डी ऑप्शन है मूल अधिकार। तो दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को जाना जाता है। किसको? प्रस्तावना के रूप में संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी, ठीक है, के नामों से जाना जाता है। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने क्या बताया था? किसको बताया संविधान की आत्मा? किसको बताया था? अनुच्छेद यानी अनुच्छेद जो है 32 को उन्होंने क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। तो चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद वह है जो मानव के जैसे खरीदने बेचने और ज़बरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है, यानी रोक लगाता है। ठीक है, तो पहला जो है ए ऑप्शन है अनुच्छेद 23वां। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26वां। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 24वां। और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 32वां। तो कौन सा सही रहेगा बताइए आप सब। तो अनुच्छेद नंबर जो 23वां हमारा है
ये क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। क्या करवाता है, यानी 23वां जो है हमारा, ये प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है कि किसी मानव के मतलब खरीदने और बेचने और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद नंबर 23वां, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, ठीक है, वही हुआ दोस्तों कि जैसे जो 23वां अनुच्छेद है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिबंध या प्रतिषेध, वही कहने का मतलब उसका यही है, इसलिए 23वां जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। यानी विधिक समता जो है कौन सा अनुच्छेद है जो संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14, बी है अनुच्छेद 13, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 26। कौन होगा दोस्तों, बताइए। तो जो विधिक समानता है, विधिक समानता का जो अनुच्छेद नंबर कौन सा है, विधिक समानता कौन देता है, अनुच्छेद नंबर 14 है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर जो 14 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 14 विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। दोस्तों पीछे जो है ये है अनुच्छेद ये अनुच्छेद जो 17वां है, ये अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो 5वां जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, ए ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ये सही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही रहेगा, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अवसर जो है अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है, 29 में है। और 30 में क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, 29 और 30 मैंने बताया। पहला 29 जो है नोट कर लीजिए आप सब, 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और अनुच्छेद नंबर 30 जो है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन है बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, बी है ऑप्शन क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, सी ऑप्शन है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, यानी जो माँ बाप के संपत्ति का जो उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, डी जो है सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो कौन सा है जो संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है दोस्तों,
तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, यह मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? यानी जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? पहला है उच्चतम न्यायालय को, बी ऑप्शन है संसद को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन है राज्य विधान मंडल को। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो संविधान को यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसको विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो रक्षक कहा जाता है, यानी कानूनों का जो रक्षक कहा जाता है, कौन कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। पहला है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है कानूनी अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार और डी ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है दोस्तों, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अधिकार के अंतर्गत? यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही रहेगा। किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद नंबर किसने में है? किसने में? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सकती है। ठीक है, जो रिटें हैं कितने प्रकार की होती हैं? रिटें 5 प्रकार की होती हैं, जो कि आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? यानी भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? पहला है अमेरिका से, यानी अमेरिकी से, बी ऑप्शन है यूके से, सी ऑप्शन है सोवियत संघ से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार के अधीन आता है। ठीक है, अधिकारिता के अधीन आता है। पहला है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, यानी संविधान कोई उल्लंघन कर रहा तो उसको संरक्षण प्रदान करना। बी ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, सी ऑप्शन है राज्यों के बीच परस्पर विवाद और सी ऑप्शन है दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आने वाला कौन सा सही हमारा है? मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे?
बताइए। पहला ऑप्शन है 6 मौलिक अधिकार थे प्रारंभ में। बी ऑप्शन है 7 प्रारंभिक मौलिक अधिकार थे। सी ऑप्शन है 4 थे। और डी ऑप्शन है 5 थे। यानी प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, कितने दिए गए थे? 6 दिए गए थे, 7 दिए गए थे, 4 दिए गए थे, या फिर 5 दिए गए थे। दोस्तों हमारा आंसर नंबर सही रहेगा कि प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा। ठीक है, यानी प्रारंभ में 7 दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से थे पहले, कौन से, और प्रेजेंट टाइम में जो है दोस्तों वो 6 हैं। प्रेजेंट टाइम में 6 है। और जब संविधान यानी प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में इस समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो पहले 7 थी, कौन हटा दिया गया है दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन 1979 यानी 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसको? यानी संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। और इसको कहाँ रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को इसको 300 के काम में रखा गया है। ठीक है, जो कि कानूनी अधिकार इसको दे दिया गया है। इसलिए प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे 7 थे, और लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार दोस्तों? कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो भी बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप सब। ठीक है, तो पहला है जो समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। दूसरा जो है हमारा स्वतंत्रता का। और तीसरा जो है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और एक जो 7वां था वो क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1979 को हटाकर 300 के काम में कर दिया गया है, और उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक, 6 है। ठीक है, इस समय 6 है, लेकिन पहले क्या थी? 7 थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? उसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मतलब किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी भाग नंबर किस में मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है भाग 2 में दिया गया है। बी ऑप्शन है भाग 1 में। सी ऑप्शन है भाग 4 में। डी ऑप्शन है भाग 3 में। तो जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। किस में दिए हैं? भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ठीक है,
क्या है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के यानी मूलभूत अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो सीधे आप उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हैं, ठीक है, आवाज़ को उठा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, धारा 32, बी है धारा 28, सी है धारा 29 और डी है धारा 31। तो दोस्तों हमारा आंसर नंबर सही जाएगा कि धारा 32 के तहत आपके अधिकारों का यानी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकते हैं धारा 32 के तहत, ठीक है। ठीक दोस्तों, और आप जानते हैं कि यह क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, मतलब रिट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है कोई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है कोई उप न्यायालय, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय, ऑप्शन डी है प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। तो जो रिट जारी करने का अधिकार जो है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ये सही जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये है कि जो रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास होता है, ठीक है। यानी दो ही केवल न्यायालय हैं जो रिट जारी कर सकते हैं, पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा क्या है उच्च न्यायालय। और किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। कितने, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या सही से सुन लीजिए दोस्तों और याद भी कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार के होते हैं, रिट 5 प्रकार का होते हैं, ठीक है। यानी 5 प्रकार के रिट को ये दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे सिर्फ उच्च न्यायालय था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से सही है, ठीक है। लेकिन कोई उप न्यायालय नहीं रिट जारी करता है, जिला न्यायालय नहीं रिट जारी कर सकता है। केवल रिट जारी करने का केवल दो ही के पास अधिकार है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे किस रिट के द्वारा किसी कर्मचारी को उसके कार्य करने से रोका जा सकता है जो कि वह इस योग्य नहीं है, यानी जो सरकारी वो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ऐसा कहने का मतलब है कि किस कर्मचारी को ऐसा कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है, यानी जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा अगर वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करता है तो किस रिट के द्वारा उसको रोका जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है परमादेश रिट, सेकंड है अधिकार परीक्षा रिट, सी है उत्प्रेषण रिट और डी है
प्रत्यक्षीकरण रेट। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर जो सही रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बी अधिकार परीक्षा रेट, यानी अधिकार परीक्षा रेट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? पहला जो है परमादेश, बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी है अधिकार परीक्षा और डी ऑप्शन है उत्प्रेषण। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सही रहेगा दोस्तों? हमारा आंसर जो सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। ठीक है, पहला है परमादेश, बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी है अधिकार परीक्षा और डी है उत्प्रेषण। तो अभी आप ऊपर देख चुके हैं दोस्तों कि जो निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है वह क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ए ऑप्शन है संपत्ति की हनन, बी है अतिरिक्त कर की वापसी, सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, सी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है दोस्तों, क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है सशरीर प्रस्तुत करो? यानी कौन से रिट का अर्थ यह है कि पूरे शरीर से उसको प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, ए ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन है परमादेश, सी ऑप्शन है अधिकारी परीक्षा होगा दोस्तों, अधिकारी परीक्षा हो गया है, परीक्षा हो गया, परीक्षा जो कि नहीं रहेगा, अधिकार परीक्षा रहेगा। क्या रहेगा? अधिकार परीक्षा रहेगा। ठीक है, और टाइप मिस्टेक है दोस्तों, ये जो है अधिकार परीक्षा रहेगा। क्या रहेगा? अधिकार परीक्षा। ठीक है, डी ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो हमारा आंसर नंबर रहेगा दोस्तों वो कौन रहेगा? कि सशरीर प्रस्तुत करो किसका शाब्दिक अर्थ है? वो किसका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसका दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में क्या जारी किया जाता है? ठीक है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण लेख, इसमें भी हो गया है, सी क्या? अधिकार परीक्षा हो गया दोस्तों,
पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, ये परीक्षा परीक्षा नहीं है परीक्षा, ठीक है, और डी जो है उत्प्रेषण। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही रहेगा दोस्त कि जो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज तक हम आज के क्वेश्चन हमारा यहीं तक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।